जय हिंद मेरे विद्यार्थियों आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है वो इस पाठ का नाम है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमको ये पता करना है कि हमको इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका विद्युत आवेश। सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना के बारे में इसके बाद समझेंगे। तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार क्या क्या होते हैं, एक होता है धनावेश होता है, एक होता है ऋणावेश होता है, उसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, चौथी चीज हम जानेंगे आवेश की गति के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, आपका चालक में बांटा गया है, आपका विद्युत रोधी में बांटा गया है और आपका अर्धचालक में बांटा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और चौथे पार्ट में हम लोग आज इससे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, आपका पढ़ेंगे विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के जो मूल गुण कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो विद्युत आवेश के मूल गुण में हम पहला पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण, दूसरा हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटनीकरण और तीसरी चीज हम पढ़ेंगे आवेशों की योज्यता। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आवेश होता क्या है। इस जो पाठ के नाम है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत आवेश होता क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, देखिए विद्युत आवेश होता क्या है, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जिससे यह क्या होता है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों को क्या करता है, अनुभव करता है। तो ये विद्युत आवेश होता है। क्या होता है, इसमें दो चीजें आई हैं आपके पास। एक चीज आपके पास आई है विद्युत क्षेत्र, एक आई चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेशित कण, मान लीजिए कोई आवेशित कण है। ठीक है, किसी आवेशित कण या वस्तु, ये कोई वस्तु है या आवेशित कण है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह जो कण है ये इसके प्रभावों को अनुभव कर सकता है। ठीक है ना, ये जो विद्युत क्षेत्र इसके प्रभावों का अनुभव मतलब जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, ये जो कण है ये जहां तक अपने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को लगाता है या अनुभव कर सकता है उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ये जो भी कण या वस्तु है। ठीक है ना, सेम टू सेम जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र आप लोग जानते हैं कि ये चुंबक होता है। चुंबक में एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव। तो इसके सेम टू सेम यही परिभाषा उसमें भी, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह इसके प्रभावों को अनुभव कर सकता है वही क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हम इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र को इसी पाठ में पढ़ेंगे और चुंबकीय क्षेत्र को आगे के पाठों में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से क्लास 12 में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम ये आपकी विद्युत आवेश की परिभाषा हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों पढ़ते हैं आवेश की संकल्पना। देखिए, आवेश की संकल्पना जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जा सकती है। ठीक है ना, आवेश की संकल्पना किस आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने पर उस पर ऋणावेश आता है और इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर क्या होता है, हमेशा धनावेश होता है। यही होता है आवेश की संकल्पना। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे आवेश की संकल्पना, थोड़ा थोड़ा लिखे दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आए अच्छे से। ठीक है, आवेश की जो संकल्पना है ना, आवेश की संकल्पना हमेशा किसके आधार पर दी जाती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज आता है, इसलिए हमने इस तरह लिख दिया। ठीक है, ये पूरा लिख देते हैं। अब इसकी संकल्पना हमेशा किसके आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है ना, तो इसमें मेन चीज क्या समझना है, यदि इसमें सबसे मेन चीज क्या समझना है आपको, यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की जब भी वृद्धि होगी तो उसमें क्या आएगा, हमेशा ऋणावेश आता है। क्या होता है, हमेशा ऋणावेश आएगा। ठीक है ना, और जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कण में या किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की जब भी कमी होगी, जब भी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, तो हमेशा उसमें क्या होता है, धनावेश आता है। यही होती है आवेश की संकल्पना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकार। क्या अभी आवेश के बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसको किससे दर्शाते हैं, ये सारी चीज जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। आवेश के बारे में कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पहला नोट है, आप नोट करिए कि आवेश आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि। आवेश हमेशा एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्यों होती है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती, इसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है। ठीक है, आवेश क्या है, एक अदिश राशि, अदिश राशि है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अदिश और अदिश राशि क्यों है, परिमाण और दिशा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आपके पास +5 न्यूटन, ठीक है, कोई बल है +5 न्यूटन, तो ये जो प्लस या बताता है ना, ये प्लस या माइनस जो भी होता है, -5 न्यूटन लिखा हुआ, जो प्लस या माइनस बताता है ना, ये हमेशा दिशा को दर्शाता है, इसको दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। ये जो संख्या है ना आपका, जो कांस्टेंट है, ये हमेशा दर्शाता है आपको परिमाण को, जो दर्शाता है परिमाण। तो दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए, तब तो सदिश राशि होगा। ठीक है, और अगर केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है, अदिश राशि। और ये आवेश होता है ना, इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें कभी भी दिशा नहीं होती। ठीक है, इसलिए क्या होता है, आवेश एक अदिश राशि होता है। ठीक, तो आवेश क्या हो जाएगा आपका, अदिश राशि है। ठीक, और ये तो यूनिट है, आप लोग जानते हैं, यूनिट यानी मात्रा है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग समझ पाओगे। आवेश क्या है, अदिश राशि। दूसरी चीज हम आवेश के बारे में जानेंगे, क्या कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक, देखिए आवेश स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और इसका संकेत क्या होता है, हम कैपिटल सी से दर्शाते हैं। ठीक है, कूलाम को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल सी से दर्शाते हैं। ठीक, और अब हम बात करेंगे आवेश का विमीय सूत्र। क्या बात करेंगे, आवेश का विमीय सूत्र। देखिए आवेश का सूत्र क्या होता है, आवेश सबसे पहले जानेंगे, आवेश का सूत्र क्या होता है। देखिए आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय होता है। ठीक है, विद्युत धारा को दर्शाते हैं आई से, और समय को, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक आई से दर्शाते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है हमेशा एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक, एम्पियर को हम दर्शाते हैं ए से, सेकंड को टी से। तो विद्युत धारा का ये जो आवेश का जो आपका विमीय सूत्र AT हो जाएगा, लेकिन हम लिखते हैं MLT के रूप में, तो M कुछ नहीं है तो M नॉट लगा देंगे, L कुछ नहीं है तो L नॉट लगा देंगे, और A और T इस प्रकार लिखेंगे हम आवेश का विमीय सूत्र निकालेंगे। ठीक है, AT हमने निकाला, A एम्पियर से A, समय से T, टाइम हो गया। अब MLT के रूप में हम लिखा जाता है, यहाँ पे लंबाई कुछ नहीं तो M नॉट 0 लगा दिए, यहाँ पे L कुछ नहीं है तो M 0 लगा दिए, तो ये हो गया आपका आवेश का विमीय सूत्र। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश पता है आप लोगों को, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा कौन सा होता है आपका ऋणावेश। ठीक है, इस चीज को हम पढ़ेंगे, इस चीज हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। देखिए आवेश के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका धनावेश, दूसरा आपका कौन सा होता है आपका, दूसरा होता है आपका ऋणावेश। ठीक, धनावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण जो उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं ऋणावेश। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी या हानि के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं। ठीक है, धनावेश कहते हैं। ऋणावेश क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि
वृद्धि मतलब बढ़ोतरी के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। क्या होते हैं? ऋणावेश कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अगर कमी या हानि होती है तो उसमें धनावेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की अगर वृद्धि होती है तो क्या बोलते हैं? उसको ऋणावेश बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आवेश की गति के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अगले पार्ट में हम बात करेंगे आवेश की गति के आधार पर। आवेश की गति के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से तीन भाग? पहला है आपका चालक। कौन सा? पहला चालक। चालक, ठीक। देखिए चालक होता क्या है? चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है अपने आप, जो खुद में से अपने से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें चालक कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है आपका विद्युत रोधी। वो पदार्थ होते हैं जो खुद में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। विद्युत धारा मतलब आवेश, चार्ज, ठीक है। और जो खुद में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। और अर्धचालक क्या होते हैं? जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने भी दे सकते हैं और नहीं भी होने सकते हैं, मतलब दोनों के बीच की कड़ी। चालक और अर्धचालक के बीच के जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? चालक और विद्युत रोधी बीच के पदार्थ को क्या बोलते हैं? आपका अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले चालक होते हैं वो पदार्थ जो अपने में से आवेश को प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें चालक कहते हैं, ठीक। जो अपने में से आवेश को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें चालक कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, जैसे धातुएं हो गई, आपकी क्या हो गई? आपकी धातुएं हो गई, मानव शरीर हो गया, धातुएं हो गई, मानव शरीर हो गया, आपका हो गया पृथ्वी, चांदी हो गया, ये आदि। ये सारी जो है ना, ये सभी क्या होती हैं? आपके चालक के अंतर्गत आती है। धातु हो गई, मानव शरीर हो गया, पृथ्वी हो गया, चांदी, ये सारी चीजें आपके चालक के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब एक नोट रख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जा सकता है। चांदी जो होता है ना आपका, चांदी जो होता है वो हमेशा आवेश का सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट चालक होता है। आपका जो चांदी होता है वो आवेश का क्या होता है? सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट चालक होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे दूसरी चीज की। दूसरी चीज है आपका विद्युत रोधी। विद्युत रोधी क्या होता है आपका? दूसरी चीज है आपका विद्युत रोधी। विद्युत रोधी क्या होता है? देखिए विद्युत रोधी वो पदार्थ होते हैं जो अपने में से, खुद में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, उसे क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग उसे विद्युत रोधी बोलते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो खुद में से या अपने में से, लिख लीजिए, अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें विद्युत रोधी बोलते हैं। जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें आपका विद्युत रोधी बोलते हैं, ठीक है। विद्युत रोधी के एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, जैसे
जैसे आपका लकड़ी हो गया, रबर हो गया, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, आवेश कभी प्रवाहित नहीं हो सकता, ठीक है। विद्युत हो गया, रबर हो गया, आपका कांच हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, विद्युत रोधी के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब तीसरी चीज आपका पढ़ेंगे क्या होता है, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, देखिए अर्धचालक क्या होता है, इसको समझा सकते हैं। अगर क्या होता है, मुझे पदार्थ जो चालक के बीच की कड़ी होती है। अर्धचालक क्या होता है, देखिए इसमें से कभी कभी विद्युत धारा प्रवाहित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि उसके बीच की होती है, ठीक है ना, इसलिए इसमें से कोई नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसमें आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, और लीजिए बहुत सारी इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो भी सकती है, आवेश प्रवाहित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता, कोई निश्चित नहीं होता, ठीक। तो ये सारी चीजें होगी आपके अर्धचालक के अंतर्गत, ठीक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे विद्युत आवेश के मूल गुण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सारी चीज, ठीक है। इसको मिटाते हैं। हेडिंग डाल लीजिए विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के मूल गुण सबसे पहले पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण। क्या पढ़ेंगे सबसे पहला, आवेश का संरक्षण। देखिए आवेश का संरक्षण क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जैसे आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था, ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। सेम टू सेम आवेश का संरक्षण भी होता है, ठीक है ना। आवेश के संरक्षण में क्या होता है, इस गुणधर्म के अनुसार होता क्या है, इस गुणधर्म के अनुसार ये होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल क्या होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, बस वही है सेम टू सेम लिख देते हैं। क्या देते हैं, इस गुणधर्म के अनुसार क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो यही आवेश का संरक्षण, केवल ना आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है, इसको स्थानांतरित किया जा सकता है, बस केवल ये चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल रूप समझेंगे, जैसे मान लीजिए एक गामा किरण है, ठीक, कौन सी है, गामा किरण, इसको केवल इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में स्थानांतरित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों को मिला के इसको बोलते हैं आपका गामा किरण, इसको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक, क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, ठीक। देखिए जब ई के ऊपर माइनस चार्ज आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर ई के ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो जो गामा किरण है ना, युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन जब किया जाता है, पेयर प्रोडक्शन युग्म उत्पादन में, उसमें गामा किरण का केवल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में स्थानांतरण हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता, आप लिख सकते हैं युग्म उत्पादन में, ठीक है, युग्म उत्पादन, इसको पेयर
न्यूक्लियर प्रोडक्शन जब किया जाता है में क्या होता है आपके गामा किरण का इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन में स्थानांतरण हो जाता है। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान में रखना, क्या होता है आवेश का संरक्षण क्या होगा। ठीक है, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी चीज पढ़ेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। ठीक है ना, आवेश का क्वांटमीकरण इसके बाद पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। आवेश के मूल गुण में दूसरा गुण है आपका आवेश का क्वांटमीकरण। क्या होता है आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, देखिए आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है आपका, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का जो परिमाण होता है ना, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश E के परिमाण पूर्ण गुणज में होता है। ठीक, यही क्या होता है आपका, यही आवेश का क्वांटमी आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, किसी आवेशित पदार्थ पर, कोई जो भी पदार्थ हो उसमें आवेश होना चाहिए, या तो प्लस चार्ज होना चाहिए या तो माइनस चार्ज होना चाहिए, जो भी हो। आवेश का जो परिमाण होता है, परिमाण आपने बताया मैग्नीट्यूड, ठीक है आपने बता चुके हैं। देखिए किसी आवेश का जो परिमाण होता है, मूल आवेश ई की, मूल आवेश क्या होता है, ई दिया हुआ है, के ई क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ई जो होता है। ठीक है, ई के परिमाण के क्या होता है, पूर्ण गुणज में होता है। ठीक है, परिमाण का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज का मतलब होता है आपका पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, या तो प्लस में पॉजिटिव होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, या तो फिर माइनस में होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। यदि क्या होता है, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण, यदि किसी आवेश का परिमाण कितना मान लो स्मॉल क्यू हो, तो इस गुणधर्म के अनुसार क्या हो जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस एन ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण, तो आवेश का परिमाण हमने कितना मान लिया, Q मान लिया। आवेश का परिमाण Q किसके बराबर होता है, मूल आवेश E के, मूल आवेश E के पूर्ण गुणज। n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, या प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस हमने लगा दिया। और n का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिख दीजिए जहाँ n क्या है आपका, जहाँ n एक क्या है आपका पूर्णांक है, क्या है n का मान पूर्णांक है। अब n का मान क्या क्या हो सकता है, n का मान आपका प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है। बस ध्यान रखिए n का मान कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता। अगर पॉइंट में हुआ तो ये पूर्ण गुणज के रूप में नहीं हो पाएगा, पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 हो सकता है, या तो प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा पूर्णांक संख्या में ही होना चाहिए, कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट में है तो वो आवेश के क्वांटमीकरण का विरोध करेगा, वो कभी भी आवेश के क्वांटमीकरण को संरक्षित नहीं करेगा, उसको क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को समझना है। यहाँ n क्या है आपका, n एक पूर्णांक है, ये अच्छा n का मान क्या हो सकता है, प्लस माइनस ये हो सकता है। और e क्या है, क्या आपका e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है, आपको पता है E बराबर कितना होता है, ये ध्यान रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 और आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या होता है, कूलम, ये चीज ध्यान रखना है।
ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और ई का मान हमें तो है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6×10⁻−19 और आवेश का मात्रा गुलाम, तो गुलाम लगा दिए। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश के क्वांटमीकरण से संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे आप अभी। ठीक है,